आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस और टीआरएस कायदीन ने लगाए एक दूसरे पर इल्जाम। टीआरएस कारकुनों के फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमले की पार्लियामेंट में गूंज। खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिया तय खुद। जम्मू कश्मीर में बस के खाई में गिर जाने से 35 अफराद की मौत। मॉब लिंचिंग में तबरेज अंसारी की मौत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मीरठ में पुलिस का लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर में सदर राज के निफाज के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया बिल। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मौजूदा सेक्रेटेरिएट मुनहदिम करने के हुकूमत के फैसले पर खामोश नहीं बैठेगी। पीर के दिन कांग्रेस कायदीन ने असेंबली और सेक्रेटेरिएट की इमारतों का मायना किया। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने असेंबली पहुंचकर तामीराती तख्तियों का मायना किया। इसके बाद सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाने के लिए सेक्रेटेरिएट और असेंबली का दौरा किया गया। रियासत में अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के बजाय केसीआर सेक्रेटेरिएट इंतज़ाम करने की बात कर रहे हैं। गरीब अवाम को डबल बेडरूम, बेरोज़गारों को मुलाजिमत और ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने जैसे इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन टीआरएस हुकूमत गैर ज़रूरी कामों पर अवामी दौलत बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुकूमत के लिए सेक्रेटेरिएट काफ़ी था, लेकिन केसीआर सेक्रेटेरिएट में अदम सहूलियात का बहाना बनाते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर तामीर करदा इमारतों की उम्र 10 से 30 साल पुरानी है। सेक्रेटेरिएट में तमाम सहूलियात मौजूद हैं और तमाम ब्लॉक्स अच्छी हालत में हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर सिर्फ अपने नाम की खातिर अवामी रसूमात का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौके पर मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर अपनी तौहम परस्ती के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट के तमाम इमारतों को 100 साल के लिए तामीर किया गया है। मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इमारतों की जुमला लागत 1000 करोड़ की है, लेकिन केसीआर अब 400 करोड़ से नए सेक्रेटेरिएट की तामीर की बात कर रहे हैं। केसीआर बाद में इस तखमीने को यानी एस्टिमेशन में इजाफा करेंगे। कांग्रेस पार्टी सेक्रेटेरिएट की तामीर और मौजूदा सेक्रेटेरिएट के निज़ाम को कभी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तेलंगाना के जहदकारों की यादगार बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए गए। लेकिन केसीआर खुद के लिए 10 एकड़ पर प्रगति भवन तामीर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तबक़ेवारी तौर पर इमारतें तामीर करने वाले केसीआर को चाहिए कि हर तबके के लिए सेक्रेटेरिएट में एक एक फ्लोर मख्तस कर दें। दूसरी जानिब एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस कायदीन के सेक्रेटेरिएट और असेंबली के दौरे को टाइम पास करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने वक्त गुजारी और फ़ोटो कशी के लिए असेंबली और सेक्रेटेरिएट का मायना किया है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही कायदीन ने अपना मायना मुकम्मल करते हुए वापस चले गए, जबकि हुकूमत की तरफ से इनके दौरे में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई। कांग्रेस कायदीन संजीदा होते तो 4 से 5 घंटे तक सेक्रेटेरिएट का मुकम्मल मायना करते, बिल्डिंग के अंदर जाकर कमरों की हालत देखते तो उन्हें पता चलता, लेकिन वो सिर्फ सियासी मफाद के लिए और ख़बरों में आने के लिए ये प्रोग्राम किया था। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट और असेंबली की तामीर का फैसला ले लिया है और इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी के रुकावट डालने के ऐलान पर कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने कालेश्वरम और मल्लना सागर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो गए। उन्होंने फिर एक बार कांग्रेस को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस एक बार फिर गैर ज़रूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मनफी सोच रखने वालों के साथ मशवरा नहीं किया जाता, इसलिए किसी से मशवरा किए बगैर हुकूमत ने ये फैसला किया है। टीआरएस पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर की मुखालिफत पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाज़े किया कि असेंबली और सेक्रेटेरिएट चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने लिए तामीर नहीं कर रहे हैं।
टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकने असेंबली बालिका सुमन, एम श्रीनिवास रेड्डी रुकने काउंसिल और दूसरों ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के हर फैसले की अंधी मुखालिफत ना करें। बी सुमन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आइंदा 100 साल की ज़रूरियात को मलहूज रखते हुए सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतें तामीर करने एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के इस विजन का हर गोशे से खैर मकदम किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन सियासी मफाद हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत के फैसलों की अंधी मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट मंसूबाबंद तरीके से तामीर नहीं हुआ है, इसमें पार्किंग की सहूलत नहीं है, सिक्योरिटी की मुनासिबत से भी सेक्रेटेरिएट नामवाफिक है। मुल्क की दीगर रियासतों में सेक्रेटेरिएट की इमारतें फिर से तामीर की गई हैं। ऐसे में जब तेलंगाना हुकूमत सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर का फैसला करती है तो इसमें गलत बात क्या है। बालिका सुमन ने कहा कि असेंबली को पार्लियामेंट की तर्ज पर तामीर करने का चीफ मिनिस्टर ने मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान चंद्रशेखर राव हुकूमत के हर फैसले का अवाम ने खैर मकदम किया है, जिसकी वजह से टीआरएस को दोबारा इख्तिदार हासिल हुआ। हालिया ज़िला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात में भी अवाम ने टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी को तुगलक से ताबीर करने पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और अपोजिशन जमातों से इस्तिफसार किया कि लाखों एकड़ अराजियात को सैराब करने के लिए तामीर किया गया कालेश्वरम प्रोजेक्ट आया तुगलक हुकूमत का फैसला था। उन्होंने वाज़ेह किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करते हैं, अवामी दौलत का बेहतर इस्तेफ़ादा करते हुए उसे अवाम की सहूलियात और फलाह व बहबूद के कामों में खर्च करते हैं। सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारत को लेकर सियासत खूब चल रही है और चलनी भी चाहिए। जहां हुकूमत को इख्तियार है कि वो अपने फ़ैसले का दिफा करे, वहीं अपोजिशन को भी हक़ है कि वो गलत फ़ैसलों की मुखालिफत करे। जमहूरियत में आखिरकार अवाम ही फैसला करती है कि कौन सही है और कौन गलत। हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम की है। तेलंगाना के मेदक ज़िले के इस स्कूल की इमारत इतनी बोसीदा हो चुकी है कि वहाँ टीचर्स हेलमेट पहनकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्हें डर है कि स्कूल की छत कभी भी उन पर गिर सकती है। गौरतलब है कि यहाँ तालीम हासिल कर रहे तलबा ने कोई हेलमेट नहीं पहनी है, यानी खुदा ना खास्ता अगर छत वाकई गिर जाए तो टीचर्स तो बच जाएंगे लेकिन तलबा महफूज नहीं रहेंगे। रियासती हुकूमत ने इस साल 119 रेजिडेंशियल स्कूल्स को कॉरपोरेट स्टाइल का फेसलिफ्ट दिया है। साथ ही 3,875 रिहायशी यानी रेजिडेंशियल स्कूल्स जिनमें 4,60,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका भी मेकओवर किया गया है। लेकिन रियासत के दीगर 26,040 नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स बदतरीन हालत में हैं। इन स्कूल्स में 21 लाख से ज़ायद तलबा पढ़ते हैं और उन्हें कोई बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। ऐसे में क्या ये सही है कि रियासती हुकूमत 500 करोड़ से ज़ायद की रकम नए सेक्रेटेरिएट और असेंबली पर खर्च करे, या फिर 21 लाख बच्चों को तालीम देने वाले 26,040 स्कूल्स की मरम्मत व तरक्की पर खर्च करे? सरकारी ख़जाने में जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स का यानी आपका पैसा है। आम शहरियों को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मरकज़ी वक्फ काउंसिल की 4 रुकनी टीम ने टीओ नौशाद की क़यादत में आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड का दौरा करते हुए चेयरमैन मोहम्मद सलीम से वक्फ बोर्ड की खुली अराजियात और दीगर जायदादों के बारे में मालूमात हासिल की। टीम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से दरियाफ्त किया कि वक्फ की कितनी जायदादों पर नाजायज़ कब्जे हो गए हैं। टीम ने बोर्ड को मशवरा दिया कि वक्फ बोर्ड इन दस्तयाब ज़मीनों पर कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हॉल्स तामीर करते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल से 4 मेंबर आज आए हैं। ये वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट और आपके जो इंक्रोचमेंट जो हुआ गच्ची बोली है हुसैन शाह अली की दरगाह की लैंड गुटला बेगम पे, और तकरीबन लैंड जो इंक्रोचमेंट है तो हम उसको भी कोर्ट में सीरियसली देख रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है एक स्कीम निकाली, उसमें जिस हॉस्पिटल या कॉलेज जो भी है उसके लिए भी फंडिंग देने के लिए फ्री इंटरेस्ट पे जो है
वन टाइम दे देंगे अमाउंट कि डेवलपमेंट वक्फ लैंड के बताने से जो है वो भी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने पीर के दिन निम्स हॉस्पिटल में असरी टेक्नोलॉजी के आलात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि हॉस्पिटल में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को नज़र में रखते हुए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निम्स हॉस्पिटल में पुरानी इमारतों की तज़यीन नौ की जा रही है। उन्होंने बताया कि निम्स में असरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स प्रोसेसिंग के लिए एक नया ब्लॉक कायम किया जाएगा। इसके अलावा मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए ओपी ब्लॉक को मज़ीद तौसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निम्स से रुजू होने वाले हर मरीज़ को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने एतराफ़ किया कि निम्स हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है और अमले की भी इस सिलसिले में हुकूमत बहुत जल्द इक़दाम करेगी। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार टीआरएस एमएलए के भाई कोनेरू कृष्णा और उनके हामियों की जानिब से किए गए हमले में ज़ख्मी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनीता ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और उन पर हुए हमले को सरकारी वर्दी पर हमले से ताबीर किया। पीर के रोज़ मीडिया से बात करते हुए अनीता ने कहा कि वो एक सरकारी मुलाजिम है और उन पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उन्होंने मांग की कि टीआरएस को अपने पार्टी एमएलए कोनेरू कोनप्पा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि इतवार के रोज़ कागज़ नगर में एफॉरेस्टेशन के तहत शजरकारी करने पहुंचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अमले पर टीआरएस कारकुनों ने लाठियों से हमला कर दिया था, जिसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनीता ज़ख्मी हो गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें कोनेरू कृष्णा भी शामिल है। अपनी सफाई में कोनेरू कृष्णा ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ ट्राइबल से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन छीन रहा था और उनका अनाज भी बर्बाद कर दिया था। उन्होंने अफसरान को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई और हमला कर दिया। वहीं ये मामला आज राज्यसभा में ज़ेरे बहस आया, जिस पर मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। वक्फ़े सवालात के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे इंतहाई हिस्सास मामले के तौर पर देखा जाएगा। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए मरकज़ मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उनकी है और इस तरह के वाक़यात पर किस तरह के कदम उठाने चाहिए उस पर खुलासा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि खातून ओहदेदार पर हमले के बाद रियासती हुकूमत ने फौरी हरकत में आते हुए खातियों को गिरफ्तार किया था। हमले को रोकने में नाकामी पर कागज़नगर डीएसपी सांबैया और रूरल साउथ सेंट्रल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू को आईजी नागिरेड्डी ने मुअत्तल कर दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमे जंगलात के आला अहदेदारों और डीजीपी से बात करते हुए इस वाक़े की ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हमलावर चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क़ब्ल अज़ीं टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने खातून ओहदेदार पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट और जीएचएमसी के इश्तराक से 5 करोड़ 25 लाख की लागत से बेगम बाज़ार में तामीर की जाने वाली फ़िश मार्केट के कामों का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तामीराती कामों में तेज़ी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उन्होंने जीएचएमसी के ओहदेदारों को तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत से ये मछली मार्केट कायम है। इस मार्केट की खुसूसी शिनाख्त है। मार्केट को असरी सहूलतों से लैस करते हुए नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड के फंड से तामीर करवाया जा रहा है। अवामी ज़रूरियात के पेश नज़र इतनी बड़ी मार्केट की तामीर करवाई जा रही है। इस मार्केट में तकरीबन 300 ताजरीन को कारोबार की गुंजाइश फराहम रहेगी। इसके लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मछलियों की अफजाइश में इजाफे के साथ साथ हुकूमत मच्छरों की मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। दौरे के मौके पर कमिश्नर महकमे समकियात स्वर्णा और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल कडियम श्रीहरी ने बीजेपी में शामिल होने से मुतालिक इत्तलात की सख्ती के साथ तरदीद करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी पार्टी में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते। हुक्मरान जमात के कायद ने बीजेपी में उनकी शमूलियत से मुतालिक गलत खबरें नशर करने वाले बाज़ मीडिया इदारों से गैर मशरूत माजरत ख्वाही का मुतालबा किया।
انہوں نے کہا کہ حقائق سے بعید بنا ثبوت کے غیر ذمہ دارانہ طور پر اس طرح کی خبروں کی اشاعت درست نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک کھلا مکتوب جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک انگریزی روزنامہ اور 2 ٹیلی ویژن چینلز کے خلاف کارروائی سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سابق ڈپٹی چیف منسٹر کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے۔ انہوں نے بحیثیت لیکچرر خدمات انجام دیں اور موقع ملنے پر سیاست میں داخل ہوئے اور انہوں نے ریاستی وزیر و ڈپٹی چیف منسٹر کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ کڈیم سری ہری نے بتایا کہ دلت قیادت کے مضبوط ہونے کو بعض مفاد پرست اور موقع پرست برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے خلاف اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حکمراں جماعت کے رکن قانون ساز کونسل نے مزید کہا کہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کے موقع پر بھی ان کی جانب سے پارٹی تبدیل کرنے کی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہوئے ان کی شخصیت کو متاثر کرنے کی سازشیں کی جا چکی ہیں۔ TRS قائد نے واضح کیا کہ انہیں سیاسی مفاد کے لیے پارٹی تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر BR امبیڈکر کو ماننے والے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سیاست کو ذات پات اور مذہب سے دور رکھا ہے۔ کڈیم سری ہری نے یہ بھی کہا کہ دلت مسلم عیسائیوں کی مخالف پارٹی BJP میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ آج سارے ملک کی نظر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ پر ہے اور ریاست تلنگانہ کی عوام چیف منسٹر کی جانب سے کیے جانے والے ترقیاتی و فلاحی اقدامات کی تائید کر رہے ہیں۔ KCR کی قیادت میں ریاست تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست ہوگی۔ انہوں نے مکتوب میں یہ بھی لکھا کہ وہ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں برقرار رہتے ہوئے تلنگانہ کی فلاح و بہبود کے کاموں میں اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ تلنگانہ کے BJP قائدین نے آج صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی۔ ان قائدین نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج میں بدعنوانیوں اور طلباء کی خودکشی کے واقعات سے صدر جمہوریہ کو واقف کروایا۔ بعد ازاں BJP کے ریاستی صدر ڈاکٹر K لکشمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انٹر کے امتحان میں 9 لاکھ طلباء نے شرکت کی، جن میں سے 3 لاکھ فیل ہو گئے اور 27 طلباء نے خودکشی کی۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے رویے پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انٹر بورڈ کے معاملے میں متعدد مرتبہ نمائندگیاں کی گئیں، تاہم حکومت نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی غلطیوں کی وجہ سے طلباء نے خودکشی جیسا انتہائی اقدام کیا۔ انہوں نے متعلق وزیر سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کے ریاستی صدر نے کہا کہ انتخابات کے موقع پر مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقات نہیں کر پائے تھے، اس لیے صدر جمہوریہ سے ملاقات کر کے انہیں یادداشت پیش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے اس معاملے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی کرنے کا تیقن دیا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں کچھ قومی خبروں پر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجیہ سبھا میں جموں کشمیر میں صدر راج کی میعاد میں مزید 6 مہینے کی توسیع کے لیے بل پیش کیا۔ لوک سبھا پہلے ہی اس بل کو پاس کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جموں کشمیر ریزرویشن امینڈمنٹ بل 2019 بھی راجیہ سبھا میں پیش کیا۔ یہ بل بھی پہلے ہی لوک سبھا میں پیش ہو چکا ہے۔ اس بل کی سماج وادی پارٹی اور ترنمول کانگریس نے بھی تائید کی ہے۔ جموں کشمیر کے کشتواڑ میں ایک منی بس کے گہری کھائی میں گر جانے سے 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس کشتواڑ سے کیشوان جانے کے دوران سرگواری کے پاس سڑک سے نیچے اتر گئی اور ایک گہری کھائی میں گر گئی۔ اس حادثے میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں جموں ایئر لفٹ کیا گیا۔ اسی بیچ جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے بس حادثے میں مہلوکین کے افراد خاندان کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے بس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ہدایت دی کہ زخمیوں کا بہتر سے بہتر علاج کروایا جائے۔ ذرائع کے مطابق اوور لوڈنگ، تیز رفتار اور خراب سڑک کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ حالانکہ ابھی اس حادثے کی وجوہات پتہ کرنے پولیس تحقیقات جاری ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیر کے روز ایک کار بم دھماکہ اور خودکش حملے میں ایک فرد ہلاک اور 93 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ صبح 9 بجے کے قریب گل بہار ٹاور کے قریب وزارت دفاع کے لاجسٹکس اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے قریب کار میں یہ بم دھماکہ ہوا اور پھر خودکش حملہ اور ایک زیر تعمیر عمارت کے اندر کچھ خودکش حملہ داخل ہو گئے۔ حملہ کرنے والے 5 خودکش حملہ وروں کو مار دیا گیا ہے اور اب کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ حکام نے اب تک ایک شہری کی ہلاکت اور 93 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، پرائم ٹائم کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں موب لنچنگ کی۔
ہجومی تشدد یعنی ماب لنچنگ میں تبریز انصاری کے بے دردانہ قتل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں انسانیت پر یقین رکھنے والا ہر شخص اور ہر تنظیم ماب لنچنگ کے خلاف مورچہ نکال رہی ہے، وہیں بی جے پی اور آر ایس ایس سے جڑے لوگ ماب لنچنگ کے واقعات پر پردہ پوشی کرنے کی کوششوں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ جہاں دیوبند میں ایک عظیم احتجاجی ریلی نکالی گئی، وہیں میرٹھ میں ہزاروں افراد نے ماب لنچنگ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ اس موقع پر کچھ دیر کے لیے حالات بے قابو ہو گئے اور پولیس کو لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا کی اپنی تقریر میں تبریز انصاری کی موت پر افسوس کا اظہار کیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے پورے جھارکھنڈ ریاست کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے ایک بار پھر سنتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا تھا۔ کہ جھارکھنڈ ماب لنچنگ اور ماب وائلنس کا اڈا بن گیا ہے۔ مانیہ سبھاپتی جی، یوک کی ہتیا کا دکھ یہاں ہے، سب کو ہے، مجھے بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن کیا ایک جھارکھنڈ راجیہ کو دوشی بتا دینا یہ شوبھا دیتا ہے کیا؟ یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم کو تبریز کی موت کا افسوس ہے، لیکن جھارکھنڈ کو دی گئی ان کی کلین چٹ صحیح نہیں لگتی۔ پچھلے 3 سالوں میں جھارکھنڈ میں ماب لنچنگ کے 18 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ان میں 11 مسلمان، 4 ہندو، 2 کرسچن ٹرائبلز اور 1 دلت کو ہجومی تشدد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ماب لنچنگ زیادہ تر ان علاقوں میں پیش آئی جہاں بی جے پی کا دبدبہ یا اثر ہے۔ 18 میں سے 8 واقعات جھارکھنڈ کے ایسٹ سنگھبھم ضلع میں پیش آئے۔ تبریز انصاری کو سری کیلا کھارسوان میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ علاقہ ایسٹ سنگھبھم سے جڑا ہوا ہے اور بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ جھارکھنڈ کے چیف منسٹر رگھوور داس اور یونین منسٹر ارجن منڈا کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ نیشنل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا یہ سچ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں ایسا کرنے کی شاید ہمت ہی نہیں ہے۔ وہ یا تو بی جے پی کے ہاتھوں بک چکا ہے یا پھر مودی کے خوف سے نیشنل چینلز پر چلانے والے اینکرز کا گلا سوکھ چکا ہے۔ کچھ تو ان اموات کو جائز ٹھہرانے کی فراق میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے مودی جی کہ جس ریاست میں ہر 2 مہینے میں ماب لنچنگ کے ذریعے ایک انسان کا بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہو، کیا اس ریاست کو کٹگھرے میں کھڑا کرنا غلط ہے؟ اگر نہیں تو آپ ہی بتا دیجئے کہ ماب لنچنگ کو روکنے آپ کی حکومت نے کیا قدم اٹھائے ہیں۔ کیا ان ماب لنچنگز کے جاری رہتے آپ کو سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس حاصل ہو جائے گا؟ کبھی گو رکشا کے نام پر تو کبھی جے شری رام کے نام پر معصوم افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انڈیا اسپین کی ایک رپورٹ کے مطابق 2015 سے اب تک کم سے کم 117 ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں گو رکشا کے نام پر 88 افراد کو ملک کے مختلف مقامات پر ماب لنچنگ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور سبھی ریاستوں کو ہدایت دی تھی کہ ماب لنچنگ جیسے واقعات روکنے ضروری قدم اٹھائے جائیں۔ ان میں ماب لنچنگ کے خلاف ایک نیا قانون لانے اور نوڈل آفیسرز کا تقرر کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن 1 سال بعد بھی سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا گیا اور کچھ درندوں کو سڑکوں پر رام کا نام بدنام کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، آج کے INN پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔